बच्चे आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि तरल यांत्रिकी के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्या है तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी को किस तरीके से दो भागों में विभाजित किया है, तरल किसे कहते हैं, तरल की परिभाषा क्या थी, आदर्श तरल किसे मान रहे हैं, और साथ ही साथ तरल से संबंधित कुछ हमने राशियां पढ़ी थी, जिसमें से एक था घनत्व। घनत्व के बारे में बात करी, घनत्व की विभिन्न हमने मात्रकों के बारे में भी चर्चा करी। आज के लेक्चर में देखेंगे कि घनत्व को जब आपके एक से ज्यादा द्रव आप मिला दें तो किस तरीके से हम मिश्रण की घनत्व को कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है कि मिक्सचर का डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चले शुरू करें। तो देखो, दो या दो से अधिक आपके जब दो या दो से अधिक तरलों के मिश्रण का घनत्व, अब देखो बेटा, यहां पर मैं जो तरल ले रहा हूं, है ना, वो जैसे कि पानी और तेल, पानी और तेल, क्या ये घुलते हैं आपस में? कभी नहीं। तो इस प्रकार के जो लिक्विड्स होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। तो पानी और तेल की बात हो रही है, इस काइंड के, इस प्रकार के तरलों की बात हो रही है जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, मिक्स नहीं होते, मिश्रित नहीं होते। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा एक लिक्विड है, एक कंटेनर है, एक बर्तन है, इसमें पहला लिक्विड लिया, लिक्विड 1, L1 मींस फर्स्ट लिक्विड, लिक्विड 1 लिया, इसका मास M1 ले लिया, इसका वॉल्यूम V1 ले लिया। दूसरा लिक्विड लिया, इसका मास M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो किस तरीके से इसकी हम डेंसिटी लिखेंगे मिक्सचर की? मान लो ऐसे n लिक्विड्स होते तब तो हम लिखते डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब क्या होता? कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। जैसे कि आपने एवरेज वेलोसिटी के या ज्यादा अच्छे से बोले औसत चाल के ऊपर प्रश्न करे थे, उसी प्रकार की यहां पर बातें हैं। अब देखो n है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, ये तो टोटल मास हो गया। और वॉल्यूम की बात करें तो v1 प्लस v2 प्लस v3 vn, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। एक केस 1 ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक बर्तन में कहा गया कि m1 मास दिया है और उसकी डेंसिटी ρ1 है, दूसरा लिक्विड है, उसका m2 मास दिया है, डेंसिटी ρ2 है, तीसरा लिक्विड है, मास m3, डेंसिटी ρ3, एक nth लिक्विड है, मास mn, ρn डेंसिटी। तो किस तरीके से इस मिक्सचर की हम एवरेज डेंसिटी क्लियर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस मिक्सचर की, इस मिश्रण की किस तरीके से औसत घनत्व को निकालेंगे, ये समझते हैं। तो सबसे पहले सेम फॉर्मूला, समान सूत्र का प्रयोग करना है बट्टा। तो रो मिक्सचर की बात करें तो देखो टोटल जो मास है यही रहेगा, लेकिन पहला वॉल्यूम देखिएगा, फर्स्ट मिक्सचर का वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है बेटे, आयतन का मैं सामान्य सूत्र बता देता हूं आपको, ये होता है द्रव्यमान बटे डेंसिटी। तो पहला वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू M1 बाई ρ1, दूसरा वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू M2 बाई ρ2, तीसरा वॉल्यूम V3 इज इक्वल टू M3 बाई ρ3। इसी तरीके से nth वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? Mn डिवाइडेड बाई ρn। रख दीजिए, क्या हो जाएगा? M1 बाई ρ1 प्लस M2 बाई ρ2 Mn बाई
रो एन, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको ये दे रखा है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा कि सभी द्रवों का जो मास है वो बराबर हो। हमने समान द्रव्यमान के विभिन्न घनत्व के तरल लिए हैं, तब उस परिस्थिति में क्या हो रहा होगा बच्चों, तब रो मिक्सचर यानी कि औसत घनत्व की बात करें तो ये n टाइम्स m हो जाएगा, नीचे m कॉमन आ जाएगा, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 1/ρn हो जाएगा। m से m कैंसिल और आप इसे लिख सकते हैं 1/ρ1, यहां देखिएगा बच्चों फाइनल 1 देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ρ1 प्लस इस चीज को ना इधर ले गए और ये रो मिक्सचर को नीचे ले आए, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 1/ρn इट इज इक्वल टू, ये बराबर है n बटे रो मिक्सचर के। ये एक सूत्र है जिसको याद रखेंगे तो आसान रहेगी गणना आपकी। बहुत कम चांसेस हैं कि इसके ऊपर आधारित प्रश्न देखने को मिले, जेई के लिए मिल सकता है, नीट में कम चांसेस है। ठीक है, सेकंड केस की बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए इस बार आपको डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है, यानी कि एक बर्तन है बच्चे, इसमें फिर से n लिक्विड्स भरे हुए हैं। कितने लिक्विड्स हैं? n लिक्विड्स हैं। पहले लिक्विड की डेंसिटी ρ1, वॉल्यूम v1, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी v2, डेंसिटी ρ2, वॉल्यूम v2, तीसरे की डेंसिटी ρ3, वॉल्यूम v3, ρn, vn। हमें निकालना है औसत घनत्व कितना होगा इस प्रकार के मिश्रण का। औसत घनत्व, मिश्रण का औसत घनत्व देखना है, मिश्रण का औसत घनत्व की बात कर रहे हैं। अब बहुत आसान है, फिर से सूत्र याद करिए दिमाग में, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। अब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है बच्चे ये बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन, यही दोनों चीजें दे रखी हैं। तो पहला लिक्विड है उसका मास कितना होगा? घनत्व ρ1 है, आयतन v1 है। दूसरा लिक्विड है m2, ρ2 v2, m3, ρ3 v3, mn यानी कि nth लिक्विड का द्रव्यमान ρn vn होगा। अब सभी को सूत्र में रख देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो ये हो जाएगा ρ1 v1, यानी कि कुल द्रव्यमान ρ1 v1 सभी का द्रव्यमान जोड़ दो और डिवाइड कर दो कुल आयतन से, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब मान लीजिए आपने इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थर्मोडायनेमिक्स में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी बच्चों, कि आपने क्या करा कि समान आयतन लिया लेकिन विभिन्न द्रवों को लिया, विभिन्न द्रवों का समान समान आयतन ले लिया, उसका मिक्सचर बनाया, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, औसत घनत्व कितना होगा, ये समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कह रहे हैं कि समान आयतन ले रहे हैं, v1 बराबर v2 बराबर v3, vn बराबर v के है। तो रो मिक्सचर जो हो जाएगा, ये देखिए ρ1v प्लस ρ2v प्लस ρ3v, ρnv बटे में आ जाएगा n, भाई v n टाइम्स है तो n इंटू v। अब देखो v को कॉमन लेके हम लोग यहां से लिख सकते हैं, अगर v को उभयनिष्ठ, हिंदी में इसे शुद्ध हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को, आप लोग तो जानते ही होंगे मेरे प्यारे हिंदी के विद्यार्थी, है ना। v से v उड़ा दो, देखो क्या बन गया, ये बन गया जितने भी घनत्व उपस्थित हैं उनका माध्य घनत्व, उसको ये अनुसरित यानी कि फॉलो कर रहा है। तो यदि आप
समान आयतन ले रहे हैं विभिन्न द्रवों का, तो उस परिस्थिति में जो है आपका औसत घनत्व जो है, औसत घनत्व जो है आपका, ये बन जाता है किसका? समांतर माध्य। जितने भी घनत्व उपस्थित है उन सभी का समांतर माध्य बन जाता है। ठीक है बच्चों, आती है बात समझ में? आसान है ना? तो ये हो गया फाइनल। तो अब हमने बेटा मिश्रण के घनत्व की बात कर ली। अब समझेंगे इसके बाद दाब, जो कि प्रेशर। इसे क्यों कहते हैं? दाब क्या है, दाब की इकाई क्या है, प्रेशर को किस तरीके से नापा जाता है, किस प्रकार की ये राशि है। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। अब दाब की परिभाषा की बात करते हैं। आप लोगों ने जो 9th क्लास में पढ़ी होगी परिभाषा दाब की, भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं, ये पढ़ी थी ना? क्या ये परिभाषा उचित है? इसको समझते हैं। वास्तविक परिभाषा क्या है दाब की, ये जानना बड़ा एक अच्छा प्रश्न रहेगा। अगर हम लोगों को ये पता रहे, एक अच्छी बात रहेगी कि अगर हमें ये पता रहे कि दाब की वास्तविक परिभाषा क्या है। तो दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। मतलब देखो, जैसे कि एक बेटा ये क्षेत्रफल है, इस तरीके से आपको देख रहे हो ये। अब इस क्षेत्रफल पर अगर मैं कहूं कि इस तरीके से बल लग रहा है, तो ये बल की दिशा क्षेत्रफल के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो अगर आपका बल लंबवत लग रहा है, तो इस लंबवत बल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। तो दाब की पहले परिभाषा लिख लीजिए फटाफट से। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को, यानी कि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम, जो बल परपेंडिकुलर अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं कहूं कि एक क्षेत्र इस तरीके से, ये एक क्षेत्रफल है, इस तरीके से है बेटे, आप इस दिशा में बल लगा रहे हो इस तरीके से, तो क्या क्षेत्रफल के लंबवत है बल? जवाब है नहीं। तो यहाँ पर इस बल का प्रेशर अगर बात करें तो वो नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि लंबवत नहीं है। मान लीजिए कि इस तरीके से आपको बल दे रखा है, ये आपका नॉर्मल है, और इस नॉर्मल से कुछ डायरेक्शन बना रहा है फोर्स, ये थीटा कह दूं मैं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बल के, या आपके ये बल जो है इसके दो घटक किए जा सकते हैं कंपोनेंट। एक जो तल में होगा, दूसरा जो तल के लंबवत होगा। ये f cos थीटा है, जिसे f परपेंडिकुलर कह रहा हूं मैं, दूसरा f sin थीटा है। तो अगर मुझे दाब लिखना है, प्रेशर लिखना है इस बल का, तो मैं लिखूंगा f cos थीटा डिवाइडेड बाई द एरिया, जो भी एरिया होगा छोटा सा, जिसकी भी बात कर रहे होंगे हम, या ज्यादा अच्छे से लिखें तो f परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया, ये आपका प्रेशर होगा। किस तरीके की राशि है, क्यों है, ये सारी बातें समझते हैं। तो आप देखिए ये दे रखा है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल के परिमाण को दाब से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये मैंने परिभाषा आपको बताई भी। अब इसका एसआई जो मात्रक है वो पास्कल है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट है इसकी, वो है आपकी बार। ठीक है, तो 1 बार कितनी, 2, देखिए इसे कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। वायुमंडलीय दाब है और बार है। अगर मैं बार की बात करूं तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल। अब एक होता है एक वायुमंडलीय दाब, मतलब जो अपना पूरा अर्थ पे वायुमंडल उपस्थित है, इसमें कई तरीके की गैसेस हैं। ये गैसेस हमारे ऊपर भी प्रेशर दे रही हैं, लगा रही हैं। ये जो दाब लगा रही हैं इसका कुछ मान भी होगा,
वो दाब का मान कहा जाता है एक वायुमंडलीय दाब। तो उसका जो मान है वो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है 1.01325 10⁵ या इसे बोल सकते हैं आप 1.01325 बार। ठीक, अब इस यूनिट को भी समझ लेते हैं, 10.33 मीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर आप 10 मीटर हाइट ऊंचा, 10 मीटर हाइट ऊंचा क्या लें, 10 मीटर हाइट ऊंचा पानी का स्तंभ लें। क्या लें, पानी का स्तंभ लें। तो ये पानी का स्तंभ जो है आपका, ये जितना दाब यहां लगा रहा होगा उसकी वैल्यू एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर आपका 760 मिलीमीटर मरकरी का, मरकरी यानी कि आपका पारा, पारा का जो कॉलम है या स्तंभ है वो जितना नीचे, यहां पर जितना नीचे 760 मिलीमीटर या इसे लिख सकते हैं बच्चे 76 सेंटीमीटर, जो इतनी हाइट का मरकरी कॉलम बेस पर यानी कि आधार पर जितना भी दाब लगा रहा होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, 1 वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एक ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों समझना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक, ये प्रायोगिक इकाई हो गई ताप की। ठीक, अब देखो किस प्रकार की राशि है। तो अगर आप बात करें तो जैसे कि कोई बिंदु है, ये आपका पानी भरा हुआ है, यहां पर अगर किसी बात करें इस बिंदु पर लग रहा है प्रेशर, तो एक दिशा से थोड़ी लग रहा है, प्रेशर तो हर दिशा से लग रहा है, फोर्स प्रेशर इस पे हर दिशा से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम प्रेशर की बात करते हैं। देखो प्रेशर जो लगता है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स आता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो बेटा आप देखो, जैसे यहां पर भी सतह की बात करूं तो यहां पे प्रेशर की वजह से फोर्स यहां आया, यहां आया, ये लंबवत आएगा, ये लंबवत है, ये लंबवत है, ये ऐसे लंबवत। तो क्या फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो एक जैसी है क्या? नहीं, विभिन्न दिशाओं में। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, वेनिस्ट है सब में, वो कॉमन ये है कि सतह का विन्यास कुछ भी हो, दाब की वजह से जो बल कार्यरत होगा वो लंबवत होगा। और दूसरा पॉइंट ये कि यानी कि एक बात मैंने ये भी बताई बच्चों आपको कि जो दाब है ना वो हर तरफ से आता है। अब अगर आप यहां पे फोर्स लगाएं तो जो ये फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा वो हर जगह चेंज आएगा, समान ही आएगा। पास्कल का नियम है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जानते होंगे, आगे डील भी करेंगे हम इससे। तो ये एक बात समझने की है। तो कोई निश्चित दिशा में बल नहीं है, हम इसे सिंपल अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और हमें यह पता है कि प्रेशर की वजह से आने वाला बल जो होगा वो सतह के लंबवत होगा। तो ऐसी ही राशि जिसे आप सिंपल बीजगणित के सूत्रों से ऐड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। तो दाब एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो इसको याद रखेंगे सभी लोग। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, प्रेशर डायरेक्शन को मतलब प्रेशर को ऐड करते समय हमें डायरेक्शन नहीं सेंस करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कितना प्रेशर है, हम ऐड कर देते हैं कंबाइंड करके इफेक्ट को। ठीक, तो ये प्रेशर हो गया। अब बच्चों दाब के गुणधर्म यानी कि प्रेशर के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक है जिसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व भी कहलाता है। तो देखो पानी जो है ना एक विशेष आपका प्रॉपर्टी देता है, गुणधर्म देता है। पानी के साथ क्या होता है बच्चों, जैसे पानी आपने देखा होगा कि ज्यादातर द्रव जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी डेंसिटी कम होती है। पर अगर मैं बात करूं पानी के लिए, यहां पे मैं डेंसिटी ले रहा हूं रो डब्ल्यू, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की घनत्व, पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी।
ठीक, पानी का घनत्व। तो बेटा मैं पानी के घनत्व की बात कर रहा हूं, तो पानी का जो घनत्व है ना आपका, पानी का जो घनत्व है, इसकी एक विशेषता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, बड़ी अच्छी विशेषता है। मैं बात कर रहा हूं जो तापमान का रेंज है ना 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है, पानी की डेंसिटी जो है बढ़ती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे, तो पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी की डेंसिटी घटेगी। तो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सापेक्ष घनत्व किसे कह रहे हैं? तो सापेक्ष घनत्व जो है ना डेंसिटीज का रेशियो कहलाता है, यानी कि घनत्वों का अनुपात होता है। अब किस किस के घनत्व की, मान लीजिए मुझे इस पेन की रिलेटिव डेंसिटी यानी कि सापेक्ष घनत्व जानना है, तो मैं इस पेन को लूंगा, इस पेन की डेंसिटी को लूंगा, पहला। दूसरा, मैं पानी की डेंसिटी लूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, इन दोनों की डेंसिटी का अनुपात यानी कि रेशियो निकालूंगा, वो जो रेशियो होगा उसे रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा क्या है रिलेटिव डेंसिटी, ये दो घनत्वों का अनुपात है। किन किन के? ये वस्तु तथा पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व है उसका अनुपात है। तो दिए गए तरल का घनत्व व 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व के अनुपात सापेक्ष घनत्व के तुल्य होता है। ये सापेक्ष घनत्व होता है, यानी कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी लिखनी है तो क्या है, दिए गए द्रव का घनत्व ले लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे आप जल का घनत्व ले लीजिए, इन दोनों का जो ये रेशियो आ रहा है ये आपका रिलेटिव डेंसिटी है। विमाहीन, इकाई रहित, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और इनका सभी में मान समान रहता है। देखो यूनिट से इंडिपेंडेंट है तो कोई सी भी आप ले लें, है ना, SI या CGS, दोनों में वैल्यू सेम रहेगी, सिंपल एक रेशियो है, अनुपात है। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों, हम दाब की तो बातचीत हो गई थी ना, अब दाब की हम विशेष जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो प्रेशर की है बच्चे, वो ये है कि दाब समदैशिक होता है। हम पढ़ रहे हैं दाब के गुणधर्म, इसमें पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, दाब समदैशिक होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर इज आइसोट्रोपिक, प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। मतलब क्या है इस बात का? जैसे कि आप समझना बेटा, ये एक बर्तन है, बर्तन के अंदर कोई भी तरल पदार्थ उपस्थित है। अब आप एक काम करें, एक काल्पनिक गोला मान लें, एक काल्पनिक सतह मान लें, इस सतह के अंदर भी पानी होगा। इस सतह पे देखें आप, ये सतह है ना, तो इस सतह पर चारों तरफ से दाब के कारणवश क्या बल लग रहा होगा? लग रहा होगा ना। अगर आप कहें कि सतह के अंदर जो वॉल्यूम उपस्थित है, ठीक है, इस सतह के अंदर जो वॉल्यूम है V, ये V शून्य की तरफ अग्रसर है, यानी कि बिल्कुल जीरो है, तो ये सतह एकदम छोटी सी हो जाएगी और बिंदु में बदल जाएगी। तब उस परिस्थिति में भी देखो, इस बिंदु पर हर दिशा से बल आ रहा होगा। अब देखो पानी ठहरा हुआ था, कहीं चल नहीं रहा था, हमने स्थिर द्रव्य की बात करी है, तो इस परिस्थिति में जितने भी इस पे बल लग रहे होंगे उनका मान शून्य होना चाहिए, कुल बल का मान शून्य होना चाहिए। बिल्कुल वही है, देखो पॉइंट है, वॉल्यूम अगर जीरो हो गया यानी कि आयतन जीरो हो गया, तो उसके जो समकक्ष हम कहें द्रव्यमान होगा वो भी शून्य होगा, तो भार तो है नहीं। तो जो चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है ना, जो चारों तरफ से इस बिंदु पे प्रेशर आ रहा है ना, ये लाइक दिस, ये प्रेशर जो है ना बेटे, ये इक्वल होगा, बैलेंस्ड होगा। क्या होगा? बैलेंस्ड होगा, ये प्रेशर इक्वल होगा। समझे इस बात को? दिस प्रेशर इज बैलेंस्ड, तो हर दिशा से आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो द्रव्य में या तरल में
तरल में किसी बिंदु पर दाब हर दिशा से समान लगता है। किसी बिंदु पर, किसी स्थिर तरल में किसी बिंदु पर दाब हर दिशा से समान लगता है। ये हो गया प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे जरूर नोट करिएगा। अब बच्चों प्रेशर की एक डिफरेंट और प्रॉपर्टी है, यानी कि दाब का एक और गुणधर्म है, उसको जानते हैं। दाब का मान गहराई के साथ परिवर्तित होता है। ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं, गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से इस बात को समझेंगे, बहुत सिंपल मेथड से समझेंगे, फिर धीरे धीरे अपने कंसेप्ट के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ये बर्तन का जो त्वरण है वो शून्य मान लीजिए, पहली बात तो ये। ठीक, यानी कि बर्तन कहीं चल नहीं रहा है। अब इसके अंदर एक लिक्विड यानी कि एक तरल फ्लूइड उपस्थित है। इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, घनत्व यानी कि डेंसिटी रो है। अब ये जब स्टेशनरी है लिक्विड, कुछ नहीं चल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, कहीं कोई भी बल की बात करूं किसी भी लिक्विड कॉलम पे यानी कि किसी भी तरल के स्तंभ पे, तो वो शून्य आना चाहिए कुल बल। क्या करते हैं हम, एक सिलेंडर, हम एक काल्पनिक सिलेंडर मान लेते हैं। ये सिलेंडर देखिए, इस सिलेंडर को मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक, ये द्रव के अंदर मैंने एक काल्पनिक सिलेंडर मान लिया है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, पानी ही होगा, या फिर जो भी आपका तरल है वही उपस्थित होगा, कुछ और तो होगा नहीं। इस सिलेंडर को अलग से देखें बच्चों, देखिए ये आ गई भाई इसकी पहली सतह, ये आपका वक्रीय पृष्ठ होगा इसका, और नीचे आ गया इसका डिस्क जैसा, चक्की जैसा आकृति। अब बच्चों प्रेशर यहां से भी लग रहा होगा ऊपर से। ठीक है, दूसरा यहां से भी प्रेशर आ रहा होगा इस तरीके से, इसी तरीके से यहां से भी आ रहा होगा, नीचे से भी आ रहा होगा। ये प्रेशर की वजह से लंबवत बल लग रहे हैं। और मैं कह रहा कि इस सिलेंडर जो मैंने माना ना, एक मैंने आकृति मान लिया, अच्छा एक सिलेंडर होगा, मान सकते भाई इतना सारा पानी है, आप मान लो एक सिलेंडर शेप का भी कॉलम या स्तंभ जो है एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान समझिएगा, एस जो लिख रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख रहा हूं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं। कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं बता देता हूं, ये जो एरिया है ना, इसे एस कह रहा हूं मैं, ये जो एरिया है ये एस है। अब देखो बच्चे कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये आपका प्रेशर में गहराई के साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक, इस चीज की बात कर रहे हैं मैं। तो बेटा ये मान लो, ये जो स्तंभ है, ये जो स्तंभ है, ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी ना, इस सिलेंडर की कुछ हाइट होगी, वो मैं कह रहा हूं डी एच है। क्या है, डी एच। डी एच का है क्या है, सिलेंडर की ऊंचाई या गहराई कह लो। ये डी एच हो गई भाई, सिलेंडर की गहराई क्या हो गई, डी एच हो गई। अब देखो ऊपर से कुछ प्रेशर आ रहा है पी, और मैं कह रहा नीचे, जब थोड़ा सा नीचे गए हैं, डीएच नीचे गए हैं, तो प्रेशर में वृद्धि हुई है ना, वो कितना आ रहा है, पी प्लस डीपी। अब देखो ये लिक्विड वाला जो पूरा कॉलम है, यस ये सिलेंडर ये स्थिर है, इस पे लगने वाले सभी बलों का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके क्षैतिज दिशा में दाब के कारण बल लग रहे होंगे, ये एफ एच और ये एफ एच, ये एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब आप देखें कि इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड का कुछ वॉल्यूम भी होगा, जिसका कुछ मास भी होगा, उसका कुछ वेट भी होगा, जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो हम कहेंगे भाई ऊपर की तरफ से एक P इंटू एस फोर्स लग रहा है,
नीचे की तरफ से एक P प्लस डीपी, भाई बल निकालना है तो प्रेशर की क्षेत्रफल से गुणा कर दें, और एक इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है TMG, जो भी द्रव्यमान है इस लिक्विड कॉलम का उसकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखो P प्लस DP इंटू S माइनस PS इट इज इक्वल टू DM इंटू G, यानी कि ये वाला बल और ये वाले बल का जो अंतर है वो mg से बैलेंस हो रहा है। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो DMG प्लस PS, ऐसे भी लिख सकते हो PS प्लस DMG, जितने नीचे की तरफ बल है वो बैलेंस्ड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ऊपर की तरफ के बल से, ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही आएगी। अब आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि आप लिख सकते हो बेटा इसे P और S प्लस DP इंटू S माइनस PS इट इज इक्वल टू DM। DM क्या है? छोटा सा वॉल्यूम का मास है, और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम बराबर, देखिए इसका जो छोटा सा वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं ना, वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हमने S माना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा इस सिलेंडर की ऊंचाई जो कि DH है। यही तो होता है ना, अरे याद करो यार, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, H उसकी ऊंचाई होती है, यहाँ पे भी यही चीज आ गई। ठीक, तो हम ये वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर हम बात करें इस डीएम मास की तो रो इंटू डीवी आपका डीएम मास हो जाएगा, रो डेंसिटी, डीवी क्या है आपका घनत्व, माफ कीजिएगा आयतन है, तो इन दोनों की गुणा कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे रो और डीवी की वैल्यू एस डी एच इंटू जी। अब देखो क्या हो रहा है, पीएस ने पीएस को खत्म कर दिया, एस इंटू डीपी बराबर आ गया रो एस जी गुणा डी एच। एस ने एस को भी खत्म कर दिया, डीपी बटे डी एच, ठीक, डीपी बटे डी एच ये आपका हो गया रो इंटू जी, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो ये P का डिफरेंशिएशन है, अवकलन है H के सापेक्ष, जो कि धनात्मक आ रहा है, मतलब गहराई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ रहा है। ये सूत्र एक महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, dp बाई डी एच इट इज इक्वल टू रो इंटू जी। इसे इंग्लिश में प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, दाब की प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, दाब की प्रवणता मतलब गहराई के साथ किस दर से दाब परिवर्तित हो रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट बताता है, और जिसका मान क्या होता है, घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, इसको याद रखें। अब देखते हैं, चाहते हैं किसी डेप्थ पर यानी किसी गहराई पर कितना मान होगा। अच्छा चलो, गहराई के साथ दाब बढ़ रहा है तो ऊंचाई के साथ क्या होगा, कम होगा। तो ऊंचाई के टर्म में अगर हम लिखना चाहें, ऊंचाई के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊंचाई के साथ दाब का मान कम होता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा इसको। अब ऊंचाई के साथ अगर मैं कह रहा हूं y जो है मेरी ऊंचाई है, y क्या है, ऊंचाई है, तो इसको इस तरीके से लिखें dp बाई डी वाई। अब ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, हम ऊंचाई में जा रहे हैं तो दाब का मान कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन, घनत्व गुणा आपका ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण जैसे कहते हैं। अब किसी बिंदु पर हम लिखना चाहते हैं कि प्रेशर का वैल्यू क्या होगी, तो एक लिक्विड है, अगेन असंपीड्य द्रव के लिए हम ये बात कर रहे हैं, तो बच्चों असंपीड्य द्रव मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि जो द्रव आपका दब नहीं सकता उसकी बात हो रही है। किसी डी गहराई पर दाब का मान क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, एक कंटेनर मान लो, ये एक बर्तन ले लिया, इस पात्र के अंदर
आपका लिक्विड प्रेजेंट है, यानी कि तरल उपस्थित है। अब बेटा यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। पी नॉट क्या है यहां पर? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं किसी गहराई डी पर जानना चाहता हूं कि क्या मान है वायुमंडलीय, माफ कीजिएगा, क्या मान है प्रेशर का। तो इस पॉइंट ए पर जानना चाहता हूं। देखो अभी एक सूत्र पढ़ा था हमने, dp बाई डी, ये डी क्या है? गहराई है। ये बराबर होता है रो गुणा जी के। अब dp, अब देखो ये असंपीड्य का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझ लेना कि मेरी घनत्व जो है, मैं जो भी लिक्विड की बात कर रहा हूं उसका घनत्व जो है कांस्टेंट, नियतांक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज इसलिए मैंने यहां पर मेंशन करी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा ये। तो ये हो जाएगा रो जी इंटू डी एच। ये डेप्थ यानी कि गहराई डी है। अब देखो ऊपर कितना प्रेशर है? पी नॉट। तो ये समाकलन की आपकी न्यूनतम लिमिट या सीमा होगी, न्यूनतम सीमा। और इसकी उच्चतम सीमा क्या हो जाएगी? पी। मान लेते हैं ए पॉइंट पर पी प्रेशर है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कहां से चलेगा? 0 से डी। यहां पर गहराई कितनी थी? 0। यहां पर गहराई कितनी हो गई है? डी। देखो ये हो जाएगा P माइनस पी नॉट, और ये बराबर हो जाएगा रो जी, और डी का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा H, लिमिट लगेगी 0 से D, ये हो जाएगा रो जी डी। ठीक है, और यहां से आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी डी। बेटा जो बच्चे हमारे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस सूत्र को सिर्फ याद कर लें, इस सूत्र को याद कर लें। जो बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस डेरिवेशन को बेटा समझें। और याद रखें बच्चे, मैं बहुत हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हमें थोड़े थोड़े शब्द इंग्लिश के जो हैं समझते चलने पड़ेंगे। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट हमें दिखाई दे रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि दाब जो है बर्तन की आकृति पे निर्भर नहीं कर रहा है, कैसा बर्तन है क्या नहीं, ये तो सिर्फ गहराई पर निर्भर कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूं कि एक बर्तन इस तरीके से है, इस तरीके से एक बर्तन, दूसरा बर्तन आपका सिलेंडर है इस तरीके से, तो बेटा दोनों के ये जो बेस है ना, बेस, इस पे लगने वाला शब्द याद रखना, बल की बात नहीं कर रहा मैं, दाब की बात कर रहा हूं। यहां पर जो बेस, जो इसका इस बिंदु पर लगने वाला जो दाब है ना, दोनों में समान होगा। बर्तन की आकृति से फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है कि कितनी ऊंचाई है इस स्तंभ की, इस द्रव्य के स्तंभ की। तो ये जो दाब है आपका, ये कितना हो गया यहां पर? ये दोनों में बराबर होगा। अगर दोनों की गहराइयां समान है, यानी कि आपके जो द्रव स्तंभ है उसकी ऊंचाइयां समान है, तो दाब भी बराबर होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और दाब से संबंधित कुछ और चीजों को जानेंगे। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स आज के लेक्चर में आपको मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आईआईटी जेईई और नीट के लिए। नीट वाले बच्चे डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, आपको जो आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन जरूर समझने पड़ेंगे, उन्हीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।